माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल इन लाइव सेशन विद दीप अरोड़ा सर। आज का लाइव सेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के लाइव सेशन में मैं केस अपना स्टडी वीजा को थोड़े से कम उसके केसेस हैं, हमारे पास ज्यादा केसेस आज इसके हैं विजिटर वीजा के, जो कि आज का लाइव सेशन और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी हमारे साथ 5:30 बजे तक जरूर बने रहेंगे और हमारे साथ बहुत सारा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज के लाइव सेशन में काफी सारी नॉलेज मिलने वाली है, जो कि जैसे ही कनाडा की फ्लाइट्स खुलती हैं, अब विजिटर वीजा और क्या कहते हैं स्टडी वीजा और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आज हम विजिटर वीजा के केसेस लेके आए हैं, जो कि मुझे काफी फोन कॉल्स आए थे विजिटर वीजा के रिलेटेड, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सर के साथ डिस्कस करूं और आपके साथ लाइव सेशन में केसेस डिस्कस भी करें। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने एक बार सर का यूट्यूब चैनल जरूर विजिट किया होगा, क्योंकि उसमें काफी सारी सर ने अपने वीडियोस भी अपलोड किए हैं और उसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर आप लोगों ने किया होगा, जो कि आपके और ज्यादा नॉलेजेबल है। तो जरूर आज हमारे साथ 5:30 बजे तक बने रहिए और विजिटर वीजा की काफी सारी नॉलेज अपने घर इकट्ठे कर सकते हैं अपने प्लेसेस पे बैठ के। तो चलिए अपना लाइव सेशन आज हम शुरू करते हैं। आज हम सर के साथ काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज लेके आए हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच नंदिनी कि आज का जो केस स्टडी है वो विजिटर वीजा के बेस है। वर्ड अपडेट के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे हाँ नंदिनी। जी सर, वर्ड अपडेट से मैंने बताना भूल गई। नहीं कोई बात नहीं जी। Yes, सो वर्ड अपडेट के बारे में बात करेंगे और साथ में क्योंकि देखिए अभी जो कोविड है वो भगवान करे कि ये कोरोना मुक्त हो जाए पूरा विश्व, और विजिटर वीजा अभी शुरू हो रहे हैं। तो हमें फॉर्चुनेटली अच्छी बात है कि जो नंदिनी को क्वेरीज मिली हैं वो भी विजिटर वीजा के बेसिस पे मिली है। तो इसका मतलब लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो रुझान है, Yes. वो नो डाउट कि अभी विजिटर वीजा के बेसिस पे या टूरिज्म के बेसिस पे बाहर की तरफ है। Yes, sir. तो विजिटर वीजा की जो केस स्टडी है वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, जस्ट मुझे 2-4 मिनट चाहिए। तो पहले बात करते हैं वर्ड अपडेट की। Yes, sir. वर्ड अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की, राइट। सो जैसे कि आपको मालूम है कि बायोमेट्रिक्स खुल चुके हैं और कुछ डेट्स जो है वो एक्सटेंडेड मिल रही हैं, टाइम लग रहा है। तो यू शुड बी वेरी मच पेशेंट ऑन इट। आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम जो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड बायोमेट्रिक का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए मैसेज पीपल को, कि एकदम जब सुनामी आती है तो संभलनी मुश्किल हो जाती है। तो इसी तरीका से जो बायोमेट्रिक है वो लिए जा रहे हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि वेब फॉर्म पे आप जो ज्यादा इंक्वायरीज मत डालिए, क्योंकि जो बोझ पड़ता है एंड जो सिस्टम होता है वो हैंग भी हो सकता है। तो कोशिश करिए कि यदि आपकी एक क्वेरी है तो एक बार डालिए, आपको उसका रिवर्ट नहीं आता तो यू शुड वेट फॉर इट। सेकंड बात मैं कहना चाहता हूं कि जो मेडिकल है वो भी अभी खुलने की कगार पे है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी देर वेट करनी पड़ेगी। Yes, sir. एक इसमें बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आपको जो पीपीआर की है, जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट है, वो आपको थोड़ी सी भी वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका जो पीपीआर का है, जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट है, जो कोरियर सर्विसेज है, वो भी रिवाइज होनी शुरू हो जाएगी। सो मेरे सिर्फ कहने का मकसद है कि अभी कनाडा के लिए बायोमेट्रिक खुल चुके हैं और आपको बाकी जो प्रोसेस है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सेकंड बात करें ऑस्ट्रेलिया की एंड न्यूजीलैंड की, उसके लिए आपको अभी ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ेगी। अभी वहां पर जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन नहीं है। Yes, sir. एंड यॉर्क की बात करें, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कोविशील्ड जो वैक्सीनेशन है उसको अप्रूवल मिल गई है WHO की तरफ से। Yes. तो स्विट्जरलैंड है या फ्रांस है, तो 9 जो कंट्रीज हैं शेंगन एरिया के, यूरोप कंट्रीज के, तो उसमें आप विजिट कर सकते हैं। अभी मत करिए, अभी 15-20 दिन महीना आप वेट करिए, जब तक कि आपका सेकंड डोज जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। सेकंड डोज भी कंप्लीट हो गया मान लीजिए, तो फिर भी आपको 10-15 दिन आपको वेट करनी पड़ेगी, Yes. राइट। सो इसके बाद का जो प्रोसेस है, जैसे अब सिंगापुर है, दुबई है, ये आपको थोड़ा सा वेट करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगेन वैक्सीनेशन यदि कंप्लीटेड है तभी जा सकते हैं। कोरोना के कारण आपको जो वहां पर क्वारंटीन है वो होना पड़ सकता है। बट कनाडा में यदि आप डबल डोज आपका
लग चुका है, आपका जो पासपोर्ट है जो वैक्सीनेटेड हो चुका हुआ है, तो आप वहां पर विदाउट क्वारंटीन रह सकते हैं। तो वर्ल्ड अपडेट में मैंने यूरोप के बारे में बता दिया, आपको कनाडा के बारे में बता दिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बारे में बताया। यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए में अभी जो क्यू है वो थोड़ी लंबी है। बायोमेट्रिक के यदि आप लेते हैं तो आपको अगस्त तक वेट करनी पड़ सकती है। कनाडा में भी ऐसा ही है, कनाडा में भी आपको अगस्त तक वेट करनी पड़ सकती है और करनी पड़ रही है। कई जो हमने बायोमेट्रिक्स ली है तो हमें जुलाई का लास्ट या अगस्त का फर्स्ट वीक मिल जाए। अभी बस ये खुशी की बात है कि अभी जो कोरोना के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं और भगवान करे कि जल्दी से जल्दी जो लोग अपने मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो विजिटर वीजा हो, चाहे वो स्टडी वीजा हो, किसी ने वर्क परमिट पे वेट कर रहे हैं, किसी कोई पीआर के लिए जिन्होंने की रेजिडेंसी मिल चुकी है वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो भगवान करे कि सभी का ये जो मनोरथ है वो सफल हो और जो पूरा विश्व है ये कोरोना मुक्त हो। तो ये थे वर्ल्ड अपडेट्स। और अब बात करते हैं नंदिनी ने जो विजिटर वीजा के लिए कुछ क्वेरीज मुझसे लेनी थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी नंदिनी प्लीज बोलिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका? यस सर। तो सर फर्स्ट केस स्टडी मेरे पास कौन सी फोन कॉल्स लोगों ने की है, तो ये आई है सर, पर्सन की एज है 25। ओके। तो सर वो विजिटर वीजा पे जाना चाहते हैं, तो उनकी ITR है 3.50 लाख। ओके। एंड बैंक में उनके 10 लाख रुपीज है एंड वो अनमेरिड है। ओके। तो अभी तक वो किसी भी कंट्री में अभी तक विजिट नहीं किया, तो सर इस फाइल का कैसे प्रोसीड करते हैं, क्या विजिटर वीजा की इसमें फॉर्मेलिटीज रहेंगी, क्या प्रोसीजर्स हैं, प्लीज बताइए। डेफिनेटली। सो नंदिनी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपके पास भी ये केस स्टडी है कि एज अब 25 साल की है और कनाडा जाना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है कि जितने भी 25, 23, 30 साल के लोग हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, कनाडा में विजिट करना चाहते हैं, बट कई बार उनका मकसद प्रॉपर नहीं शो हो पाता। मैक्सिमम लोग तो ये कहते हैं कि बस मुझे कनाडा का विजिटर वीजा मिल जाए, मैं वापस नहीं आऊंगा। ये सबसे बड़ा नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो एक सही इंसान भी बढ़ता है। जैसे एक मान लो सही पर्सन है जो जिसकी इनकम भी अच्छी है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है, वो अपनी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी प्रॉपर भर रहा है, और एक इंसान जो वहां पर जाके वापस ही नहीं आता, अब उसका बाकियों पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन जिसकी एज 25 साल की है, देखिए अब 25 साल का बंदा कनाडा कैसे जाएगा, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट दैट शुड बी नोटेड कि उस 25 साल वाला जो पर्सन है, अब उसकी हो सकता है कि स्टडी की एज है। देखिए 24-25 साल में पर्सन मास्टर्स के लिए, पीजी कोर्स के लिए जा सकते हैं कनाडा। अब वो 25 साल की एज में टूरिज्म करना चाहता है, तो कोई ना कोई तो मकसद होगा उसका। तो पहला पॉइंट तो वीजा ऑफिसर ये सोचता है कि ये स्टडी वीजा क्यों नहीं जाना चाहता। चलिए उनको ये प्रूव हो गया कि ये स्टडी वीजा, इसने खुद मास्टर्स की हुई है या इसने PhD भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, तो ये सिर्फ विजिटर वीजा पे जाना चाहता है। तो वो एम्बेसी देखती है कि यदि ये विजिटर वीजा पे जाना चाहता है तो क्या इसके पास फंड है वहां पर 2, 4, 6 महीने लगाने के लिए। चलिए मान लीजिए उसके पास फंड भी ले दे के अरेंज कर लिए कि 10-20 लाख रुपए बैंक में डाल दिया। अब सबसे बड़ी बात ये देखते हैं कि क्या उसकी जो जॉब स्ट्रक्चर है या उसका बिजनेस है वो किस लेवल पे सेट है। देखिए 90% लोग क्या करते हैं कि कनाडा इस मोड पे या इस मूड पे जाते हैं कि मैंने वापस नहीं आना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पर्सन जिसकी एज 25 साल है वो कम से कम 8-10 लाख की ITR भरता हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरता हो। अब जो 10 लाख रुपया साल का यहाँ पर कमा रहा है तो ही इज वेल एजुकेटेड और उसका कारोबार भी अच्छा होगा, और साथ में उसके बैंक में 8-10 लाख रुपया है, इट इज गुड। अब उसकी अपनी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टी का क्या लेना देना होगा। प्रॉपर्टी का लेना देना ये होता है कि एम्बेसी ऑफिसर को ये मालूम पड़ जाए कि ये पर्सन वापस आएगा, क्योंकि ये कमाता भी है, 10 लाख रुपए कमाता है तो वापस आएगा। या अब ये सोचते कि नहीं वहां पर तो जी 15-20 लाख रुपए साल का कमा सकता है तो वापस आने की जरूरत है, पर जो उसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी पड़ी है उस पर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो वो देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इसके या उसके फादर साहब का कोई इतना अच्छा बिजनेस है कि 2-4 करोड़ की फैक्ट्री है, तो उस बेसिस पे जा रहा तो वीजा लग जाता है। बट एक आम इंसान जो 3-3.5 लाख रुपए कमा रहा है, जिसके बैंक में 2-2.5 लाख रुपया है, या उसने किसी कंट्री में ट्रेवल ही नहीं किया, शेंजन कंट्रीज है या पहले एशियन कंट्रीज है जैसे दुबई है, सिंगापुर है या मलेशिया है, थाईलैंड है, इनमें ट्रेवल किया नहीं, या शेंजन कंट्रीज में
जो 26 कंट्रीज में का जो जोन आता है Yes. उसमें ट्रैवल नहीं किया, वो डायरेक्ट वो अप्लाई कर रहा है कनाडा के लिए। तो ये केस है ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है। इतना इजी नहीं रहता कि 25-27 साल का जो पर्सन है वो कनाडा के लिए विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करे। हाँ, विजिटर वीजा का मतलब ये होता है कि वहां पर कोई विजिट करने का पर्पस है, किसने इन्विटेशन दी हुई है, कोई उसका कोई रिलेटिव है वहां पर, तो फिर तो बात बनती है कि वो जा सकता है। पर अगेन फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। टूरिज्म में उसको बताना पड़ेगा कि मैंने वहां पर कौन सा होटल बुक कराना है, वहां पर मेरा पर्पस क्या है। मैंने सपोज टोरंटो के नजदीक नियाग्रा फॉल देखनी है, तो क्या मैंने स्विट्जरलैंड घूम लिया, क्या मैंने दुबई और सिंगापुर घूम लिया, तो डायरेक्ट हम जंप कैसे कर सकते हैं किसी ऐसी कंट्री में जो कि नो डाउट डिमांड में है। तो वीजा ऑफिसर बहुत कुछ चीजें देखता है। प्रॉपर्टी अच्छी है, प्रॉपर्टी अच्छी मतलब लाख करोड़ 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बैंक में उनकी अच्छा सोर्स है, मतलब फंड्स है सेविंग में, और अच्छा कमाते हैं। फिर हम जो एशियन कंट्री या शेंगन कंट्री को भी भूल सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे ओवर टोटलिटी की बात करें तो उसके ट्रैवलिंग हिस्ट्री देखी जाएगी, उसका इनकम सोर्स देखा जाएगा, उसका जो टैक्स रिटर्न्स है वो देखी जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी कि उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वापस आने का क्या है कि नहीं, उसके जो कवरिंग लेटर है कि वो वापस बंदा आएगा कि नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन बहुत छोटा था कि 25 साल का बंदा है वो कनाडा कैसे जाएगा, बट आंसर थोड़ा टिपिकल होता है। टिपिकल का मतलब ये होता है कि ये जो वीजा लगता है ना कनाडा का, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लगता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का मतलब ये होता है कि जिसकी एज 30 साल से कम है उसके रूल्स अलग होंगे, जिसकी एज 30 साल से 50 साल के बीच में उसके रूल्स अलग होंगे, 50 साल से ऊपर है उसके रूल्स अलग होंगे। अब ये रूल्स अलग होने का क्या फंडा है? रूल्स अलग होने का फंडा ये है कि 30 साल से कम है तो उसको 10-12 लाख रुपए साल का कमाता हो, मतलब 1 लाख रुपए महीना कमाता हो, गुड है। अब उम्र 30 से 50 साल की आ गई तो ठीक है कि वो 7-8 लाख रुपया साल का कमा रहा है, इट्स ओके। अब 50 साल से ऊपर हो गया तो ठीक है, 4-5 लाख भी कमाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका मोटिव है कि मैंने घूम फिर के वापिस आना है। तो वहां पर वो शादी भी नहीं करेगा। 25 साल का लड़का वहां पर कोशिश करता है कि कहीं पर वो सेटलमेंट कर ले, शादी कर ले, कोई ऐसा वर्क परमिट ले ले। तो वीजा ऑफिसर को बहुत चीजों का ख्याल करना पड़ता है। ये इस टॉपिक को मैंने 4-5 मिनट इसलिए लगा दिए क्योंकि मैक्सिमम जो कॉल्स होती हैं वो यही होती हैं। अच्छा, कॉल्स में कितना कैसे बोलते हैं मैं बताता हूँ। सर रीच करानी है, कनाडा की रीच करानी है, तो मैंने कहा ये कौन सा वर्ड होता है रीच करानी है? सर हमें बॉर्डर बस क्रॉस करा दो। अब ये कौन सा वर्ड है बॉर्डर क्रॉस कराने का? सर हमें पहुंचा दो किसी तरीके से। तो कैसे पहुंचाएं, हम तो कानून के वैसे ही बंधे हुए हैं। सर 25 लाख रुपए दे देंगे, 5 महीने ले लो, फिर बाद में कोई सेटिंग कर लेते हैं तो 20 लाख बाद दे देंगे। काय को 25 लाख रुपया भाई? जब 25,000 में वीजा, जब 10,000 में वीजा लग रहा है तो 25 लाख देने की क्या जरूरत है? तो ये बहुत ही ऐसी वर्डिंग यूज करते हैं जो हमें सुननी भी बड़ी बुरी लगती है कि सर बस किसी तरीके से बाय हुक एंड क्रूक हमें कनाडा पहुंचा दीजिए। तो ऐसा बंदा वापस नहीं आता। यदि हमें मालूम है तो वीजा ऑफिसर को भी मालूम होता है। सो हम सभी को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी पर्सन कनाडा जाना चाहते हैं, अभी क्योंकि कनाडा की बात हुई तो मैं कनाडा का ही वर्ड लूंगा, कि अपने थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं, लीगलाइज तरीके से जाएं, जो गवर्नमेंट के ऑथराइज कंसल्टेंट हैं उनसे नॉलेज लें कि कितना पैसा चाहिए, कितनी रिटर्न चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी चाहिए। सो कनाडा जाना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आपकी प्रोफाइल सूट करती है तो आप जा सकते हैं, यदि आपकी प्रोफाइल सूट नहीं करती तो टेम्परिंग किए हुए जो आप सर्टिफिकेट लगाते हो, ITR टेम्परिंग की लगाते हो, फंस जाओगे। प्रॉपर्टी किसी की है, नाम अपना डाल दिया, तब फंस जाओगे, राइट। और बैंक में किसी का फंड शो कर दिया 8-10 लाख रुपया, फंस जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जेन्युइन हो तो जेन्युइन तरीके से जाइए। कनाडा आपकी बहुत इज्जत करता है और आप वापिस आइए, जो आपका मकसद है वो पूरे करने चाहिए। ये नहीं कि बस कनाडा में विजिटर वीजा मिल जाए, मैं तो जी वहां पर वर्क परमिट ले लूंगा, मैं तो वहां पर रेजिडेंसी ले लूंगा कि मेरे को सिटीजनशिप पक्की हो जाएगी, बस मुझे पहुंचा दीजिए। तो ये हम काम नहीं करते। माई वीजा ओवरसीज एथिकल कंपनी रही है। हमारा कभी भी किसी को गलत तरीके से गाइड करने का या गलत तरीके से पहुंचाने का कोई मकसद नहीं होता। तो आप इन पर्सन से कह सकती हैं कि इनके पास 10-12 लाख की ITR है, 10-12 लाख बैंक में है, 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो ये कोशिश कर सकते हैं। बट कंडीशन इज दैट कि इन्होंने ट्रैवलिंग
की है कि नहीं है, इनका ट्रैवलिंग हो जाए तो वीजा के चांस बढ़ सकते हैं, बन जाते हैं। जो मैंने बातें की हैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे की है। अब कुछ जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो हो सकता है ये कहें कि ये कैसे हो सकता है जी, मेरे तो भाई का ही 24 साल की एज में वीजा लगा था, वो तो 4 लाख कमाता था, उसके बाद तो प्रॉपर्टी भी नहीं थे, आप कैसे बोल रहे हो। तो देखिए केस टू केस डिफर हो सकता है। मैक्सिमम जो लोगों की जो वीजा लगता है वो जेन्युइनिटी के बेस के ऊपर वीजा लगता है। तो यदि उनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो दे कैन इजिली फ्लाई टू कनाडा। जी सर आपने काफी डिटेल में समझा दिया केस स्टडी। उम्मीद है कि सभी व्यूअर्स को समझ आ गई अच्छी तरीके से केस स्टडी विजिटर। क्योंकि ये फोन कॉल्स बहुत आती है। 30 साल से कम जो लोग हैं वो बहुत कॉल्स करते हैं कि सर मैं कनाडा पहुंचा दो बस, तो कनाडा से नहीं जा सकते उनको जब तक उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो। जी चलिए सर हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है 31 ईयर्स के ऊपर की है। चलिए ये देखते हैं कि क्या केस स्टडी है। यस सर एक लड़का है, उसकी एज है 31 ईयर्स। ठीक है। तो सर वो यूएस से जाना चाहते हैं। ठीक है। तो सर क्या वो यूएस से जा सकते हैं? अगर वो जा सकते हैं तो क्या इसका प्रोसेस है, क्या फीस रहेगी? एक बार प्लीज। डेफिनेटली नंदनी, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एज 30, 31, 32 के करीब है, अब यूएस से जाना चाहते हैं। जब हमें भी अप्रोच करता है कि सर हमें यूएस से जाना, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि पर्पस क्या है। सिंपल, वो कहता है जी मेरे वहां पर बुआ जी का बेटा है, उसकी मैरिज है, जाना चाहते हो, बिल्कुल जा सकते हो। आपने वहां पर आपके मदर है, फादर है, जाना चाहते हो, बिल्कुल जा सकते हो। वहां पर आपको किसी ने इनवाइट किया है, इन टर्म्स ऑफ किसी ने मकान खरीदा है, कोई ऐसा कोई गृह प्रवेश है, तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता। कंडीशन इज दैट कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अब 1-2 मिनट इस पॉइंट पे लगाते हैं, क्योंकि जो लोग यूएस से जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल केस स्टडी होगी। सबसे पहला पॉइंट जैसे बताया कि वाई डू यू वांट टू गो टू यूएस, वीजा ऑफिसर का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आप वहां पर जाके वापस आओगे इसकी क्या गारंटी है, राइट? अब वापस आने की गारंटी यदि वीजा ऑफिसर को मिल जाती है तो वीजा आपको 4 मिनट में मिल जाता है। 4 मिनट्स में वीजा मिलता है 10 साल का। आपका ऑन द स्पॉट इंटरव्यू होती है। यूएसए में इंटरव्यू मस्ट है, चाहे वो स्टडी वीजा हो, विजिटर वीजा हो, एनी काइंड ऑफ वीजा, आपको इंटरव्यू को पास करना पड़ेगा। आपको 3 से 4 से 5 मिनट, देखिए नो डाउट कि वीजा ऑफिसर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आपका आई कॉन्टेक्ट देख लेते हैं, एंड आपका कॉन्फिडेंस नो डाउट देखते हैं, और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेक करते हैं। उनसे देखते ही इनको मालूम पड़ जाता है कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो। भगवान ना करे उनको सपोज कोई क्वेश्चन मार्क उनके माइंड में आता है कि डाउट होता है, तो वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जो पर्सन वहां पर रहता है उसका आप प्रूफ दीजिए। वो वहां पर क्या करते हैं, क्या वो सिटीजन है, क्या रेजिडेंसी पे है, क्या वर्क परमिट पे है, या स्टूडेंट वीजा पे है। ना तो स्टूडेंट वीजा वालों की वहां पर चलती है, कोई आपको नॉमिनेशन नहीं दे सकता, ना ही कोई वर्क परमिट का बंदा आपको नॉमिनेट कर सकता है। जिसके पास ग्रीन कार्ड है, वहां की सिटीजनशिप है, रेजिडेंसी है, दैट पर्सन कैन गिव यू इन्विटेशन होगी। तो ये सबसे बड़ी बात पॉइंट सोचने वाला होता है कि आप जो जा रहे हो 4-5 मिनट जो वीजा ऑफिसर ने आपसे पूछना है, आपको कुछ भी साथ में ना लेके जाओ, चाहे आपको आईटीआर भी ना लेके जाओ, आपको बैंकिंग ना लेके जाओ, आप खाली हाथ DS 160 फॉर्म लेके चले जाओ कि सर ये फॉर्म भरा हुआ है, ये मैं इतना कमाता हूँ, ये मेरा घर है, घर की इतनी कीमत है, बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं। हो सकता है कि वीजा अफसर आपसे कुछ पूछे, आपके कोई डॉक्यूमेंट देखे ही ना। ये कई बार ऐसे होता है कि वीजा अफसर आपके डॉक्यूमेंट तक नहीं चेक करता। उसने कोई आपकी आईटीआर चेक नहीं करनी, उसने कोई आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं करनी, ना उसने कोई आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करनी है। वो आपसे सीधी बात करता है 4 मिनट 3 मिनट कि सर आप यूएसए क्यों जाना चाहते हो। यदि आपने पर्पस क्लियर कर दिया तो आपका पासपोर्ट ले लेंगे, 10 साल का आपको वीजा मिल जाएगा। अदरवाइज आपको उसी वक्त 2 से 3 मिनट में आपको कहेंगे पासपोर्ट दे दिया, अब नेक्स्ट टाइम तैयारी करके आइए, पर्पस लेके आइए। कोई भी जो कंट्री होती है वो वीजा रिफ्यूज करने में उसको कोई खुशी नहीं होती। देखिए पहले तो उसको एम्बेसी की फीस आई, दूसरा एक जो पर्सन है जो किसी भी कंट्री में जाता है तो वहां पर एक्सपेंसिस तो करते ही करता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए वहां पर लगा भी आएगा। तो हर कंट्री वेलकम करती है कि आप हमारी कंट्री में आइए। टूर्स एंड जो टूरिज्म है, ट्रेवल एंड टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देती है। बट एक पर्सन है, उनको मालूम पड़ गया कि ये फेक पर्सन है, इसलिए वापस आने नहीं है। तो वीजा अफसर तो डेली के 100-200 लोगों से मिलते हैं, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो। अब आप फिर मेरी बात पे
एनकाउंटर कर सकते हो कि एक जी मेरा बुआ जी का बेटा था जी, वो तो 27 साल की उम्र थी जी, उसको तो यूएस का वीजा मिल गया जी, उसका कोई पर्पज भी नहीं था। तो कई लोग ऐसे एनकाउंटर करते हैं कि वो तो जी उसके पास तो वो रेंट पे रहता था जी, और उसके बैंक में भी लाख 1.5 लाख रुपया भी वो भी नहीं था, उसको यूएस का वीजा मिल गया। अरे मिल गया होगा, हम कहीं पर डिनाई नहीं कर रहे, बट वीजा अफसर पे हम कौन क्वेश्चन मार्क लगाए? वीजा अफसर ने देखा, समझा, सोचा और वीजा दे दिया। हम तो सिर्फ ये बात बता सकते हैं कि आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए, कि आपका कोई वहां पर आप कंफ्यूज ना हो जाए, आपका पर्पस क्लियर हो। आपके पास इन्विटेशन है, वहां पर शादी है या कोई मकान का कोई मुहूर्त है, तो आप जा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब है कि आपका पर्पस होना चाहिए। हाँ, यदि आप साथ में जाते हैं तो साथ में डॉक्यूमेंट लेके जाइए, अपनी ITR, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी प्रॉपर्टी के जो भी आपके क्वालिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए है। आप बिजनेस करते हैं तो आपको जो GST नंबर है या जो भी आपकी बैलेंस शीट्स हैं, आपके पैन कार्ड है कंपनी के, वो सारा कुछ लेके जाइए। वीजा से चेक करें ना करें, बट आप उसको साथ में लेके जाइए। सो 31 ईयर्स का जो पर्सन है उसको USA में DS 160 फॉर्म भर के एम्बेसी में सामने खड़ा हो जाए, 4 मिनट अपना पर्पस बोल दे, 10 साल का वीजा उसको मिल सकता है विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट्स। जी, थैंक यू सो मच सर, कि हमें यूएसए के बारे में इतना कुछ पता लगा, विजिटर वीजा के बारे में। अब होता क्या है कि USA का जो विजिटर वीजा ना, इसमें लोग 30-40 लाख में देते हैं। अब ये एक बड़ा गौरगंडा से निकला हुआ है। आपको 1 मिनट में और लूंगा, नंदनी, फिर आप नेक्स्ट केस स्टडी पे आ जाए। यस सर, श्योर सर। होता क्या है कि एक जो पर्सन है वो किसी कंसल्टेंट के पास जाता है, कंसल्टेंट मैं नहीं कहूंगा, एजेंट के पास जाता है, वो कहता है जी मुझे USA का वीजा लगा दो। अब जब USA का वीजा की बात करता है तो जो एजेंट होता है उसके मुंह में पानी आता है, इससे जो मर्जी मांग लो। तो वो कहता है मैं आपको रीच करा दूंगा, मैं बॉर्डर पास करा दूंगा, और मुझे आप 25 लाख रुपए देना, एम्बेसी फीस भी मत दो। अब एम्बेसी की फीस $160 है। अब 160 को आप 70 से मल्टीप्लाई करें तो 13-14 हजार रुपए फीस बनेगी। अब वो अपने पहले से इन्वेस्ट कर देता है, राइट? अब पहले से इन्वेस्ट करेगा। अब 10 लोगों को उसने ऐसे कहा कि मैं अपने पहले से लगा रहा हूं, आप मुझे वीजा लगने के बाद पैसे देना। मान लीजिए 14,000 रुपया इंडियन रुपीज में उसकी एम्बेसी फी है। 10 लोगों का 1,40,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया। अब किसी एक का भी वीजा लग गया तो क्या, देखो जी मैंने तो जी आपका कहा था ना आपको कि वीजा लगने के बाद आपसे 25 लाख लेंगे, तो लाओ। अब उसने तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ बोला है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई वृक्ष के नीचे कोई बाबा बैठा हुआ है और उस विलेज की सभी लेडीज को कह रहा है कि तेरा बेटा ही होगा। अब 100 में से 50 लेडीज के तो बेटा ही होगा। अब जिनके बेटा होगा वो कहते हैं ये तो जो बाबा जी है ना, ये तो बहुत ब्रह्म के बारे में नॉलेज है इनको, ये जो कहते हैं सही होता है। पर जो 50 का नहीं हुआ तो वो कैसे पॉसिबिलिटी है? तो कहने का मतलब ये है कि किसी के कंसल्टेंट के झांसे में मत आइए, और जो गवर्नमेंट की नॉमिनल फीस है वो दीजिए और अपना वीजा लगाइए प्लीज। थोड़ा टाइम जा नहीं रहा हूँ, इसलिए सॉरी फील करूंगा जी मैं। यस सर। जी, तो सर नेक्स्ट केस स्टडी ये है कि सर एक पर्सन है वो स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं विजिटर वीजा पे। जी, तो सर उनको अपने बैंक में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, अपने बैंक के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो एक बार प्लीज व्यूअर्स को बता दीजिए। ठीक है जी। एज इनकी ऑलमोस्ट वही 30-32 साल की दी हुई Yes, sir, yes. राइट। सो देखिए, जो लोग 25-30 साल की एज में होते हैं ना, वो उनको वो ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं ओवरसीज जाने के लिए। कई बार उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती और फिर वो गलत एजेंटों के हाथ में चढ़ जाते हैं और 10-20 लाख का नुकसान कर लेते हैं। Yes, sir. सो इस केस स्टडी को यदि हम समराइज करें तो ये ऑलमोस्ट कनाडा जैसे ही है। Yes, sir. एक पर्सन जो स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, अब स्विट्जरलैंड एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है Yes. और कॉस्टलीस्ट कंट्री है, ये भी ध्यान रखिए। शेंगन एरिया में स्विट्जरलैंड बहुत कॉस्टली कंट्री है। यदि आपके पॉकेट में कुछ मनी है तभी आप ये प्लान करिए स्विट्जरलैंड के बारे में जाने के लिए। सो कहने का मतलब ये है कि अब इन्होंने कोई एशियन कंट्री गए हुए हैं, कोई इन्होंने मलेशिया गए हैं, सिंगापुर गए हैं या दुबई गए हैं, तो फिर ये स्विट्जरलैंड के लिए अप्लाई करें तो वीजा लग सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स। फाइनेंशियल क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है? पहला बात ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। कोशिश करिए कि अभी तो 5 लाख पे नील है, तो 5 लाख 2,000 5 लाख के करीब यदि आप ITR भर लेते हैं 2 साल की, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ में यदि आपके बैंक में 3-4 लाख रुपया है तो चांसेस और बढ़ जाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स की सपोर्ट है वो बढ़ती रहेगी, तो वीजा अफसर को ये
बात क्लियर हो जाती है कि ये पर्सन वापस आएगा। तो जैसे मैंने कनाडा की बात की है, ऐसी मैं स्विट्जरलैंड की बात करूंगा। स्विट्जरलैंड में जाने के लिए, शेंगन कंट्री में जाने के लिए एशियन कंट्री में ट्रैवलिंग कर लीजिए तो बेनिफिट हो सकता है। तो इनके लिए तो मेरा यही जवाब है कि आप एशियन कंट्री में जाइए। यदि नहीं जाना चाहते तो इनका जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत हायर लेवल पे होना चाहिए, ताकि ये शो करें एम्बेसी ऑफिसर को कि ये वापस आए। यस सर। सर स्विट्जरलैंड के बारे में भी काफी कुछ है, हमने कभी देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ, यस, हर चीज में कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाती है। हम भी यहाँ पर सीखते हैं, हम भी स्टूडेंट ऑफ इमिग्रेशन है। तो मैं जैसे कहता हूँ कि इंग्लिश में बहुत प्यारे 3 वर्ड है जो हमेशा मैं ध्यान में रखता हूँ, वो होते हैं आई डोंट नो। तो आई डोंट नो का मतलब होता है मुझे नहीं मालूम, तो मैं और जानना चाहता हूँ। यदि आ जाए आई नो तो वो द्वार जो डोरा वो क्लोज हो जाते हैं, तो माइंड ब्लॉक हो जाता है। तो आई डोंट नो इज द बेस्ट वर्ड। हम सीखते रहते हैं और यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बताते रहते हैं। जी सर, हमारा टाइम काफी कम रह बस गया 2 मिनट में हम करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट केस स्टडी डिस्कस करते हैं। जी प्लीज। सर एक पर्सन है, वो या तो दुबई जाना चाहते हैं या सिंगापुर। ओके। सर उनकी एज है 25। तो सर वो वहाँ पे विजिटर वीजा पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं और जॉब के साथ साथ वो अपना वर्क परमिट भी लेना चाहते हैं। ओके, तो ओके। सर क्या उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो ठीक है? क्या सजेशन है इस फाइल को लेकर? देखिए ये जो फाइल है ना कि देखिए फोन तो अब हम कंसल्टेंट है तो फोन तो ऐसे भी आएंगे। आप भी फील्ड में उतरी हो और आप भी लोगों से इंटरेक्ट करती हो, तो लोग तो आपसे पूछेंगे। दुबई एंड सिंगापुर जाके विजिटर वीजा पे जाके वहां पर जॉब लेनी, इन टर्म्स ऑफ अपने वर्क परमिट लेना, ये उतना ही मुश्किल है कि जितना आप ये सोचे कि मैं मुंह में चांद खा जाऊंगा, है ना। तो इतना आसान नहीं है। यहाँ पर जो कंसल्टेंट होते हैं ना, वो बहुत समझ दिखाते हैं कि सर जिस दिन आपने दुबई में लैंड किया तो बस आपके हाथ में वर्क परमिट का जो लेटर है वो दे देंगे। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती। सिंगापुर में भी ऐसा ही है। देखो सिंगापुर में वर्क परमिट भी है, एस पास भी है, ई पास भी है। अब थिंग इज दैट कि आप उस क्राइटेरिया को मीट करते कि नहीं करते। अब ऐसे तो सारी दुनिया के लोग सिंगापुर में जाके वहां पर जॉब ढूंढने लग जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी नहीं रहती, ना के बराबर है। हाँ, आप तो कोई वहां पर रिलेटिव्स है, वो ऑलरेडी आपने उसने आपकी पहले एम्प्लॉयर से बात की हुई है, आपका जॉब लेटर निकाला हुआ है, वो 1% चांस भी कम होता है। लेकिन 100 में से एक भी बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ से 1.5-2 लाख रुपया कंसल्टेंट ले लेते हैं इस चीज का कि हम वहां पर आपको जाकर जॉब देंगे। दुबई की बात कर रहा हूँ, सिंगापुर में तो 3-4-5 लाख जो मर्जी मांग लो। तो ये सबसे बड़ा क्राइम रहता है। और जो कंसल्टेंट हम जैसे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो उनका जो नाम है वो बदनाम होता है। तो दुबई में आप विजिटर वीजा से वर्क परमिट जाते हैं तो बहुत बहुत रेयर है, बहुत संभल के जाइए। 1.5-2 लाख देने की जरूरत नहीं है। देखिए जो एम्बेसी की फीस है वो बहुत नॉमिनल है और जो एयर फेयर भी है वो भी बहुत नॉमिनल है। अब वहां पर क्वारंटीन होना पड़ सकता है, नहीं होना पड़ सकता, ये बात की बात है। तो कोशिश ये करिए कि यदि आपको लगता है कि वहां पर आप लोग रिलेटिव है तो किसी को 1.5 लाख देने की जरूरत नहीं है। खैर वर्क परमिट तो हम वैसे भी डील नहीं करते। जस्ट अब नंदी ने पूछा कि आपकी सजेशन क्या है, तो सजेशन मेरी बहुत क्लियर है कि आप ऐसा काम मत करिए। वहां पर जाके आप यदि जॉब ढूंढना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो, अदरवाइज ये जॉब नहीं मिलती। वहाँ एम्प्लॉयर भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो विजिटर वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं करवाते। दे हैव टू टेक द योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो इतना कोई कच्चे हाथों में नहीं होता कि आपकी वो ऐसे गारंटी ले ले। सो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा काम मत करिए कि 2-2 लाख रुपया दुबई का देते हैं और वहां पर आप वापस आ जाते हैं, ठगे हुए महसूस करते हैं। सिंगापुर के लिए आप जाते हैं तो 5-5 लाख देते हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए। टाइमिंग्स हमारे पास जस्ट 1 मिनट रह गया और आज 2 जुलाई है और 9 जुलाई को दिन शुक्रवार को दोबारा फिर मैं और नंदिनी नए केस लेकर आपके सामने आएंगे। और जो आप इतना प्यार और सपोर्ट करते हो कि आप देखिए कई लोग तो वेट करते हैं नंदिनी और मेरी कि आप जो केस स्टडीज हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए स्टडी वीजा हम पिछले 3 महीने से करते आ रहे हैं। तो अभी क्योंकि यूरोप खुल गया है और कंट्रीज खुल रही हैं, यूएसए खुल गया है, तो इंक्वायरी जो है विजिटर वीजा की ज्यादा हमारे पास आनी शुरू हो गई है। तो हमारी कोशिश यही है कि अगले वैसे 1-2 महीने अभी मत जाइए कहीं पर भी, चाहे विजिटर वीजा खुल गए हैं, 1-2 महीने वेट करिए। उसके बाद जो भी आगे
रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे पर्टिकुलर कंट्री के लिए, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। 9 तारीख को शुक्रवार को आपके पास दोबारा आपके साथ थैंक यू सो मच आएंगे। गाइस फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। मुझे काफी अच्छा लगा कि आप बस 5:30 बजे तक हमारे साथ बने रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आज का जो लाइव सेशन है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विजिटर वीजा के बारे में था। तो आपको नेक्स्ट वीक फिर से हम मिलते हैं 9 जुलाई को। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।